चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं संरक्षण के विभिन्न नियम, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं वेरियस लॉज ऑफ कंजर्वेशन। तो पहले हमें ये देखना होगा कि संरक्षण के नियम कौन कौन से होते हैं और फिर उनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले आता है ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है, जिसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहा जाता है। दूसरा आता है आवेश संरक्षण नियम, जिसे चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी कहा जाता है। तीसरा आता है संवेग संरक्षण नियम, ठीक है, जिसे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ कहा जाता है। और चौथा आता है कोणीय संवेग संरक्षण नियम। क्लियर? यानी कि हमारे पास संरक्षण के कुल 4 नियम हैं। पहला ऊर्जा संरक्षण, उसके बाद आता है आवेश संरक्षण, फिर आता है संवेग संरक्षण और फिर आता है कोणीय संवेग संरक्षण। अब इनको एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ज्यादा तो नहीं, हल्का हल्का हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम की। ठीक, ऊर्जा संरक्षण नियम, चलिए ये सबसे आसान है, सबसे बेसिक है और इसके बारे में आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा भी होगा। आप लोगों को हमेशा याद करवाया गया होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो आप लोगों ने नियम याद किया होगा कि भाई इस प्रकृति में ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको ऊर्जा संरक्षण नियम हम कहते हैं और ये आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक वर्ड कहना चाहूंगा कि जो बाकी सभी संरक्षण नियमों में भी काम आएगा, जिसको कहा जाता है विलगित निकाय। एक शब्द हम यूज कर रहे हैं विलगित निकाय, जिसको आइसोलेटेड सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम को समझने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो मैं ऐसा मान लूं कि मान लीजिए मेरे पास एक ये सिस्टम है, ठीक है, किसी भी चीज का सिस्टम हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई ह्यूमन ग्रुप हो सकता है, इंसानों का ग्रुप हो सकता है, या किसी तरह का और सिस्टम, ठीक है, जो भी हम सिस्टम यूज करना चाहें। मैंने कहा कि मेरे पास एक सिस्टम है, ये विलगित या आइसोलेटेड कब कहलाएगा? पहला तरीका, जब इसका इस पूरी दुनिया से कोई लेना देना ना हो और पूरी दुनिया का इससे कोई लेना देना ना हो। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर एक सिस्टम है हमारे पास, वो इस समय काम कर रहा है इस दुनिया में, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका बाकी सृष्टि की चीजों पर और बाकी सृष्टि की चीजों का इस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तो इसे कहा जाता है विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या कहता है कि हम ये मानकर चलें कि भाई इस दुनिया में इस समय, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान रहे हैं कि इस दुनिया में इस समय इस सिस्टम के अलावा और कुछ है ही नहीं, ना पेड़ पौधे, ना जीव जंतु, ना नदियां, ना पहाड़, ना मैदान, ना प्रकृति, ना वनस्पति, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन है? एक अकेला ये सिस्टम है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सोचो जब ये अकेला ही होगा, तो जब बाकी चीजें है ही नहीं, तो ना इसका किसी पर प्रभाव, ना किसी और का इस पर प्रभाव। इसे कहा जाता है विलगित सिस्टम, या मैं कह दूं आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? ये समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा की परिभाषा में जब हम कहते हैं कि भाई यूनिवर्स की या सृष्टि की ऊर्जा क्या है? संरक्षित है। संरक्षित का मतलब क्या हुआ? वो ना तो बढ़ सकती है, ना ही वो घट सकती है। सिर्फ क्या हो सकती है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो वहां हमें ये कहना जरूरी हो जाता है कि भाई किसी विलगित निकाय के लिए, ठीक है, किसी विलगित निकाय के लिए ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक मैंने माना ए, एक मैंने माना बी। इनका मैंने एक विलगित निकाय मान लिया, ये विलगित निकाय है। ठीक, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि इस निकाय का, क्योंकि ये विलगित है, हमने अभी भी सीखा है विलगित है, तो बाकी चीजों से इसका कोई लेना देना है और बाकी चीजों का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है किसी तरह का। तो मैं क्या कहूंगा? विलगित निकाय के लिए ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रह सकती है। संरक्षित का मतलब होता है कांस्टेंट।
ठीक है, सबसे पहले तो आप संरक्षित वर्ड को समझ लें। संरक्षित का मतलब स्टोर करना नहीं होता, ठीक है, यह ध्यान रहे कि संरक्षित का मतलब स्टोर करना बिल्कुल नहीं है। संरक्षित का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी एक समान, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं कि इस निकाय के पास 100 जूल ऊर्जा है। फॉर एग्जाम्पल इस समय इस निकाय के पास 100 जूल ऊर्जा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसके पास 60 जूल है, इसके पास 40 जूल है, ऐसा हमने माना, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए यहां से 10 जूल यहां चली गई, ट्रांसफर हो गई ए से बी में, तो यहां कितनी रह गई 50 जूल, यहां कितनी रह गई 50 जूल। क्लियर, यानी कि आपस में विलगित निकाय के अंदर जो हो रहा है वो सब पॉसिबल है, वो सब अलाउ है। लेकिन इस निकाय की पहले ऊर्जा कितनी थी 60 और 40 100, और अब भी कितनी है 50 और 50 100, यानी कि ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। क्लियर, कांस्टेंट रहती है। एक निकाय के अंदर ही परिवर्तित हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, जैसे मान लीजिए हम यूनिवर्स की बात क्यों करते हैं कि भाई यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, उसका अमाउंट फिक्स है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने लकड़ी को जलाया, ठीक है, तो एक ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदल गई, है ना, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदल गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल में बदल गई, सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल गई। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही तो कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस यूनिवर्स की ऊर्जा ना तो कभी बढ़ पाती और ना ही कभी घट पाती है, उसकी जो भी वैल्यू है उससे हमें लेना देना नहीं है। ये सारा सिस्टम क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए, ठीक इसी तरीके से अब हम बात करेंगे आवेश संरक्षण के नियम की। और संरक्षण वर्ड का मतलब आप समझ गए हैं, विलगित निकाय का मतलब आप समझ गए हैं। अभी हम सिर्फ क्या समझेंगे, आवेश संरक्षण। ठीक, ये आवेश संरक्षण भी किस पे काम करता है, विलगित निकाय पे काम करता है, आइसोलेटेड सिस्टम पे ये काम करता है। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम मानना पड़ेगा। भाई मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, ठीक है, हमारे पास एक सिस्टम है जो आइसोलेटेड है। मैंने उसमें दो ऑब्जेक्ट मान लिए, ए और एक मान लिया बी। क्लियर, मान लेते हैं कि ए का परमाणु क्रमांक है 20 और बी का परमाणु क्रमांक है फॉर एग्जांपल 18। हमने मान लिया, ऐसा कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम पहले की बात करें, पहले, ठीक है, पहले की बात करें तो भाई इसके पास, ए के पास इलेक्ट्रॉन कितने 20, प्रोटॉन कितने 20। बात समझ में आ रही ना, ए के पास इलेक्ट्रॉन कितने 20, प्रोटॉन कितने 20, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है 20 है। चलो, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो टोटल आवेश कितना हो गया इसमें 0। भाई जितना धनात्मक आवेश उतना ही ऋणात्मक आवेश, तो टोटल आवेश कितना हो गया 0। ऐसे ही बी पर बात करें, इलेक्ट्रॉन कितने 18, प्रोटॉन कितने 18, आवेश की बात करें तो कितना हो गया 0। यानी ए पर भी आवेश कितना है 0 है और बी पर भी आवेश कितना है 0 है। अब ये विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो सिस्टम का आवेश, अगर सिस्टम के आवेश की बात करें तो वो भी कितना है 0 है। सिस्टम का आवेश भी कितना हो गया 0, क्योंकि दोनों का ही आवेश क्या है 0। चलो, अब मैं कहता हूं कि मान लो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हो गए। चलो ठीक है बात, इसका मतलब बाद में, अब बाद की बात करें, ठीक है, ए में इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, भाई ए से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, पहले कितने थे 20, तो कितने रह गए भाई साहब 18। प्रोटॉन कितने रह गए 20, भाई प्रोटॉन थोड़ी ट्रांसफर हुए हैं, ट्रांसफर कौन हुआ है, इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन 2 कम हो गए, कितने हो गए 18, लेकिन प्रोटॉन तो उतने के उतने हैं, कितने रह गए 20 रह गए। चलो, ऐसे बी की बात करें, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पहले 18 थे, 2 और आ गए, तो कितने हो गए 20 हो गए। प्रोटॉन कितने हो गए 18, क्योंकि प्रोटॉन में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। अब इस पूरे सिस्टम की, इस विलगित निकाय की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20 और 18, यानी कि 38, और टोटल प्रोटॉन कितने हो गए 20 और 18, कितने हो गए 38। यानी कि अगर निकाय की बात की जाए तो अभी भी आवेश कितना है 0। क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने 38, प्रोटॉन भी कितने 38,
तो नेट आवेश क्या हो गया, 0। पहले भी आवेश क्या था, 0। इसका मतलब ये हुआ कि किसी विलगित निकाय के अंदर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होने से निकाय के आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो निकाय का आवेश बढ़ता है, ना ही निकाय का आवेश घटता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि किसी विलगित निकाय के लिए आवेश संरक्षण का नियम कार्य करता है, लागू होता है। और संरक्षण का मतलब आप समझ गए, संरक्षण का मतलब स्टोर करना नहीं होता, संरक्षण का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या बात समझ में आती है? चलिए अब हम बात करते हैं इससे आगे, जो कि है संवेग संरक्षण नियम। ठीक है, हम बात कर रहे हैं संवेग संरक्षण नियम। ठीक है, तो संवेग के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब जब संवेग संरक्षण नियम आ गया है तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। वो क्या है, देखो, अगर किसी वस्तु की गति के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हमें किसी वस्तु की गति का अध्ययन करना है, तो भाई उसकी चाल, या मैं कहूं वेग, या हम कहते हैं स्पीड, इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तभी तो हम गति का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसके द्रव्यमान का पता होना भी जरूरी है। क्लियर हो रही बात? भाई मान लो मेरे पास एक वस्तु है जो 20 किलो की है, एक दूसरी वस्तु है जो 10 किलो की है। क्लियर? मैं चाहता हूं कि 20 किलो वाली और 10 किलो वाली दोनों 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड, दोनों ही 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चले। ठीक है, ध्यान से समझना, मेरे पास दो वस्तुएं हैं, एक 20 किलो का, एक 10 किलो की वस्तु है। मैं चाहता हूं कि दोनों 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, चाल से, स्पीड से चले। अगर मुझे ऐसा चलाना है दोनों को एक समान चाल से, एक समान स्पीड, तो जाहिर सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पर ज्यादा बल लगाने की जरूरत है, इस पर कम बल लगाने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर गति को अध्ययन करना है तो क्या सिर्फ स्पीड या चाल से काम चलेगा? नहीं चलेगा। हमें स्पीड के साथ साथ किसका पता होना चाहिए? द्रव्यमान का भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए द्रव्यमान और वेग, इन दोनों के गुणनफल से एक नई राशि बनती है जिसे कहा जाता है संवेग, और इसे प्रदर्शित किया जाता है P से। क्लियर? यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि द्रव्यमान गुणा वेग क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ओके, अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? देखो, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि जब तक किसी सिस्टम कह लो या वस्तु कह लो पर बाह्य बल न लगाया जाए, तब तक उसका संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, इसने कहा कि जब तक किसी सिस्टम या वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक उसका संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। रहना भी चाहिए भाई, ये बात तो हम समझ रहे हैं। देखो कैसे, मान लो ये हमारे पास वस्तु है, ठीक है, ये 50 किलो की वस्तु है, ये अभी रुकी हुई है। रुकी हुई है तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, संवेग क्या हो जाएगा? 0। P1 मान लेता हूं उसको, संवेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मैंने इस पे बल लगाया, ये कब कहानी है? जब बल क्या है? 0। जब मैंने इसे बल नहीं लगाया तो ये रुकी हुई है, संवेग क्या हो गया? 0। अब मैं इस पे बल लगा देता हूं, मान लो 10 न्यूटन का मैंने बल लगा दिया इस पे, तो ये चलने लगेगी। और अगर चलने लगेगी तो इसका संवेग कम से कम 0 तो नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो। बात समझ में आ रही? जब ये चलने लगेगी, इसकी कोई चाल आ जाएगी, इसकी कोई स्पीड आ जाएगी, तो इसका संवेग 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब क्या हुआ? संवेग में परिवर्तन हो गया। लेकिन ये संवेग में परिवर्तन कब तक नहीं हो रहा था? जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का या वस्तु का संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। चलिए, अब ऐसे हम बात करते हैं कोणीय संवेग। हम बात करते हैं कोणीय संवेग संरक्षण की। अभी कोणीय संवेग संरक्षण क्या कहता है? देखो, बहुत आसान है भाई। जैसे बल होता है उसी का समतुल्य कौन होता है? बलाघूर्ण। ओके, ये कोणीय वर्ड कब यूज किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है? जब वस्तु चलती नहीं है, जब वस्तु घूमती है। ठीक है, जब वस्तु, जैसे मान लीजिए एक ये वस्तु है, ये इस बिंदु के सापेक्ष ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये उसकी चाल है, इस तरह से।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दूरी तय कर रही है, जाहिर सी बात है, लेकिन साथ ही साथ ये कोई कोण भी तय कर रही है, तो ये बन जाती कोणीय चाल। ठीक है, और जब कोणीय चाल बन जाती है तो संवेग भी कैसा बन जाता है, कोणीय संवेग। तो कोणीय चाल बनाने के लिए भाई, वस्तु को घुमाने के लिए, किसी बिंदु के सापेक्ष घुमाने के लिए, ये मान लो ये मार्कर है, मैं इसको ऐसे इसी की अक्ष पर घुमाता हूं। ठीक है, तो जब भी घुमाने की बात आएगी, चाहे किसी बिंदु के सापेक्ष, चाहे खुद की अक्ष पर, तब वहां कौन यूज होगा, बलागुण यूज होगा, वो बल यूज नहीं होगा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टॉर्क, और इसको प्रदर्शित किया जाता है टॉ से। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टॉ। ओके, यानी कि जब भी किसी वस्तु को घुमाना हो, चाहे किसी बिंदु के सापेक्ष, चाहे खुद की अक्ष पर, अपनी खुद की एक्सिस पर, वहां कौन यूज होता है, बल यूज नहीं होता, वहां कौन यूज होता है, बलागुण यूज होता है। तो सोचो, जब संवेग संरक्षण क्या कहता था कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग संरक्षित रहता है, तो कोणीय संवेग संरक्षण क्या कहेगा, बाह्य बलागुण की अनुपस्थिति में, यानी कि जब तक बाह्य बलागुण नहीं होगा तब तक उसका कोणीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि मैं ऐसा कह दूं कि अगर टॉ 0 है, यानी कि बलागुण 0 है, तो कोणीय संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। ठीक है, इस तरह से हम ये 4 संरक्षण के नियमों को याद रखना है।